आज मैं नैदानिक रेडियोलॉजी में विकिरण संरक्षण के ऊपर हिंदी में एक वार्ता देने जा रहा हूँ। इस वार्ता में मैं कई बिंदुओं को व्यक्त करूँगा। इस इस प्रस्तुतिकरण में आपको जो भी कुछ प्रश्न पूछना है, आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमको भेज सकते हैं और वार्ता के अंत में मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब को देने का प्रयास करूँगा। इस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य ये है कि नैदानिक रेडियोलॉजी की जो बुनियादी विकिरण सुरक्षा आवश्यकता हैं, उनसे आप सभी जागरूक हों। इन बुनियादी विकिरण सुरक्षा आवश्यकताओं में एक्स-रे रूम का लेआउट एंड शील्डिंग, टीएलडी बैच का उपयोग, सुरक्षा डिवाइस का उपयोग, रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस का उपयोग आदि शामिल है। इस स्लाइड के माध्यम से मैं विकिरण क्या है इसके बारे में बताऊंगा। विकिरण ऊर्जा के पैकेट्स के समान है। विकिरण ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण का माध्यम है। जैसे कि ऊपर के चित्र में दर्शाया गया है कि सौर ऊर्जा विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। नीचे के चित्र में दर्शाया है कि किस प्रकार से अग्नि की उष्णता को रेडिएशन के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है। बाएं ओर के चित्र में गामा रे, एक्स रे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव आदि को दर्शाया गया। ये सभी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय किरणें शरीर के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं, इस संदर्भ में मैं एक्सरे का मानव शरीर के साथ इंटरेक्शन को बताना चाहूँगा। जब एक्सरे किरणें एक्सरे इक्विपमेंट से मानव शरीर के किसी भाग पर शूट की जाती हैं तो एक्सरे किरणों की लगभग 90% मात्रा मानव के शरीर द्वारा अवशोषित की जाती है और मानव के शरीर से कुछ एक्सरे किरणें चारों दिशाओं में स्कैटर हो जाती हैं। ये जो स्कैटर्ड किरणें हैं, ये ही डॉक्टर्स के टेक्नीशियंस के लिए डोज का कारण होती है और मरीज से ट्रांसमिटेड लगभग 10% एक्सरे किरणें एक्सरे फिल्म और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर अवशोषित क्षेत्र की रेडियोग्राफिक छवि के निर्माण में काम आती हैं। इस स्लाइड के माध्यम से मैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को बताना चाहूँगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आयनकारी विकिरण और गैर आयनकारी विकिरण। गैर आयनकारी विकिरण कम नुकसानदायक होते हैं, उनके प्रभाव तीक्ष्ण नहीं होते। गैर आयनकारी विकिरण में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट आदि शामिल हैं, जबकि आयनकारी विकिरण अधिक नुकसानदायक होते हैं। आयनकारी विकिरण मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयनकारी विकिरण में एक्स-रे और गामा रे आदि शामिल है। आयनकारी विकिरण के स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, आयनकारी विकिरण के प्राकृतिक स्रोत और आयनकारी विकिरण के मानव निर्मित स्रोत। आयनकारी विकिरण के प्राकृतिक स्रोत में आयनकारी रेडिएशन के प्राकृतिक स्रोतों में कॉस्मिक रेडिएशन, भवन निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री तथा पृथ्वी सतह से उत्सर्जित रेडिएशन शामिल है, जबकि आयनकारी रेडिएशन के मानव निर्मित स्रोतों में एक कैंसर की मशीन जिससे उत्सर्जित एक्स-रे और गामा किरणों का उपयोग कैंसर के मरीजों के इलाज में किया जाता है। डायग्नोस्टिक एक्स-रे जिससे उत्सर्जित एक्स-रे किरणों का उपयोग मरीजों के रोगों की जांच आदि में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। रेडिएशन का उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। विकिरण का उद्योगों के उपयोग में इस चित्र में एक औद्योगिक गामा कैमरा को प्रदर्शित किया गया है, जिससे उत्सर्जित गामा किरणें धातु के बने हुए पाइपों की वेल्डिंग आदि की जांच आदि में
काम में ली जाती हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति प्रतिवर्ष आयनकारी विकिरण के प्राकृतिक स्रोतों से 2 से 3 मिलीसीवर्ट डोज प्राप्त करता है। इस स्लाइड के माध्यम से विकिरण शरीर को कैसे प्रभावित करता है को दर्शाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और डीएनए कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जब रेडिएशन के द्वारा डीएनए के किसी स्ट्रैंड का ब्रेक होता है तो जो डीएनए का डैमेज विकिरण के कोशिकीय स्तर पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। विकिरण दूसरे बॉक्स में बताया गया कि विकिरण सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, सेल्स टिश्यूज को प्रभावित कर सकते हैं, टिश्यूज मानव अंगों को प्रभावित कर सकते हैं और अंत में रेडिएशन संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर सकता है। रेडियोलॉजी में विकिरण के प्रभाव को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रभाव जो कि एक निश्चित डोज के से अधिक मात्रा पर परिलक्षित होते हैं, जैसे आंखों में कैटरेक्ट का होना, मानव शरीर के किसी भाग में बालों का झड़ जाना, त्वचा का लाल हो जाना, तथा दूसरे प्रभाव जो हैं कम डोज पर संभावित प्रभाव हैं, जिनमें आनुवंशिक प्रभाव और कैंसर आदि शामिल हैं। इस स्लाइड के माध्यम से मैं 100 मिलीसीवर्ट से कम डोज के प्रभावों के बारे में बताना चाहूँगा। 100 मिलीसीवर्ट से कम डोज के प्रभावों के बारे में आज तक कोई स्पष्टता नहीं है। फिर भी एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के आधार पर ये मान के जाता है कि 0 से अधिक जो भी डोज किसी व्यक्ति को मिलती है तो उससे कुछ प्रभाव होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम परमाणु ऊर्जा विभाग के लोग विकिरण स्रोतों जैसे एक्सरे उपकरण के संचालन के लिए नियामक आवश्यकता रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट निर्धारित करते हैं। उपकरणों के विकिरण सुरक्षा की दृष्टि से संचालन के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि जारी करते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से एक्स से नजदीक खड़े व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है को दर्शाया गया है। एक्सरे दृश्य प्रकाश के समान व्यवहार करती है, क्योंकि एक्सरे और विजिबल लाइट दोनों ही विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। जैसे कि अंधेरे में एक बच्चा जब बुक्स से का अध्ययन करता है तो बुक्स से स्कैटर कुछ किरणें बच्चे की शरीर पर पहुंचती हैं। इसी प्रकार से जब एक्सरे उपकरण से एक्सरे किरणों को किसी मरीज के शरीर पर शूट किया जाता है तो मरीज के शरीर से कुछ किरणें स्कैटर्ड होके मरीज नज़दीक खड़े डॉक्टर्स और टेक्नीशियन को प्राप्त होती हैं। अतः आप मरीज को दी जाने वाली डोज को अनुकूलित करके आपने स्वयं की डोज को भी सीमित कर सकते हैं। मरीज की डोज को अनुकूलित करने के लिए आप एक्सरे इक्विपमेंट के फील्ड साइज को सीमित कर सकते हैं। एक्सरे इक्विपमेंट को पेशेंट से एक निश्चित दूरी पर स्थिर कर सकते हैं। साथ ही केवी और एमए का उचित चयन कर सकते हैं। इस स्लाइड में परमाणु ऊर्जा आयोग की विभिन्न इकाइयों को दर्शाया गया है, जिसमें से आप बीएआरसी, ब्रिट, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड आदि से भली भांति परिचित हैं। तो सामान्यतः सभी लोग इन तीनों इकाइयों को एक ही मानकर चलते हैं, जबकि बीएआरसी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान केंद्र है जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य करता है। ब्रिट रेडियोथेरेपी फैसिलिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर्स तथा औद्योगिक संस्थानों में रेडियो एक्टिव सोर्स की सप्लाई करता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद परमाणु ऊर्जा आयोग को सीधे रिपोर्ट करता है। एईआरबी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयनकारी विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का जोखिम ना हो। इस स्लाइड में विकिरण संरक्षण प्रणाली के सिद्धांतों को बताया गया है, जिसका पहला सिद्धांत जस्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस,
यानी किसी कार्य को करने का औचित्य। किसी कार्य को तभी किया जाना चाहिए जब ही उससे जुड़े हुए लाभ उससे जुड़े हुए हानि से अधिक हो, और जिस कार्य से नेट बेनिफिट ना हो उस कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी उस कार्य में सुरक्षा का सर्वोत्तम ध्यान रखा जाना चाहिए। उस कार्य से जुड़े हुए लोगों को दी जाने वाली डोज को एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, यानी यथासंभव प्राप्य न्यूनतम रखा जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत लिमिटेशन ऑफ डोजेज, यानी डोजेज का परिसीमन, यानी सामान्य व्यक्ति और विकिरण कर्मी किसी भी व्यक्ति को मिलने वाली डोज निर्धारित डोज सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। एईआरबी ने सामान्य व्यक्ति के लिए और विकिरण कर्मियों के लिए डोज लिमिट निर्धारित की है। विकिरण कर्मियों के लिए प्रतिवर्ष डोज लिमिट 30 मिलीसीवर्ट है और 5 वर्ष की अवधि के लिए औसतन प्रतिवर्ष डोज सीमा 20 मिलीसीवर्ट है, जबकि पब्लिक के लिए डोज लिमिट 1 मिलीसीवर्ट प्रतिवर्ष है और गर्भवती महिला कर्मियों के लिए डोज सीमा 1 मिलीसीवर्ट है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति आयनकारी स्रोतों के आयनकारी विकिरण के प्राकृतिक स्रोतों से 2 से 3 मिलीसीवर्ट डोज प्राप्त करता है। रेडिएशन डोज को अगर किसी विभिन्न इमारतों की हाइट के परिप्रेक्ष्य में तुलना करें तो दाईं ओर एक कुतुब मीनार की हाइट को दर्शाया गया है जो कि लगभग 73 मीटर है। दूसरी ओर एक किसी 7 मंजिला इमारत को दर्शाया गया है, मिनी बस की हाइट को दर्शाया गया है और फायर हाइड्रेंट की हाइट और साथ ही थिकनेस ऑफ इरेजर को दिखाया गया है। यदि एक किसी व्यक्ति कुतुब मीनार की हाइट से गिरता है तो ये ऊंचाई से गिरना एक जानलेवा है, जबकि इसकी तुलना में फायर हाइड्रेंट की हाइट कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से जो जानलेवा डोज जो सीवर्ट लेवल में होती है उसकी तुलना में एईआरबी ने विकिरण कर्मियों की डोज लिमिट उनसे 1000 गुना कम, लगभग प्रतिवर्ष 20 मिलीसीवर्ट निर्धारित की है। अतः एक विकिरण कर्मी इस प्रस्तुतिकरण में बताए गए सरल सुरक्षा उपायों का पालन करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस स्लाइड में डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की विभिन्न मॉडलिटीज को दर्शाया गया है, जैसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, इसका उपयोग हृदय संबंधी अध्ययन में किया जाता है। सियाम का उपयोग ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। रेडियोग्राफी एंड फिलोस्कोपी इक्विपमेंट का उपयोग छाती, पेट, हाथ पैर आदि के एक्सरे की जांच आदि में किया जाता है। सीटी स्कैन का उपयोग शरीर किसी भी मरीज के एक्सपोज क्षेत्र की क्रॉस सेक्शन इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मेमोग्राफी का उपयोग महिलाओं के स्तनों की जांच के लिए किया जाता है। बीएमटी का उपयोग हड्डियों की सामर्थ्य की जांच आदि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से डेंटल ओपीजी, डेंटल कोन बीम सीटी, डेंटल आईओपीए मशीन का उपयोग दांतों से संबंधित बीमारियों की जांच आदि के लिए किया जाता है। इस स्लाइड के माध्यम से ऑपरेटर्स को विभिन्न एक्सरे की मॉडलिटी में मिलने वाली डोज को दर्शाया गया है, जिनमें नीचे की 3 मॉडलिटीज फ्लोस्कोपी, सियाम और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ऊपर की 4 मॉडलिटी की तुलना में मिलने वाली डोज मात्रा अधिक होती। इसका कारण यह है कि नीचे की 3 मॉडलिटी में एक्सरे ऑन समय अधिक होता है तथा टेक्नीशियंस को तथा संबंधित डॉक्टर्स को मरीज के नज़दीक उपस्थित होना आवश्यक होता है, और जबकि ऊपर की 4 मॉडलिटी को सामान्यतः कंट्रोल पैनल के पीछे से ऑपरेट किया जाता है या कंट्रोल केबल को विस्तारित करके ऑपरेट किया जाता है तथा इन चारों मॉडलिटी में एक्सरे ऑन टाइम भी नीचे की 3 मॉडलिटी की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस स्लाइड में विकिरण सुरक्षा के घटक को बताया गया है, जिसमें 2 प्रमुख घटक हैं, बिल्ट इन सेफ्टी यानी अंतर्निहित सुरक्षा एंड ऑपरेशन सेफ्टी यानी परिचालन सुरक्षा। अंतर्निहित सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा के समन्वय से आप संपूर्ण विकिरण सुरक्षा निश्चित कर सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि यदि साइकिल की डिजाइन उचित है, बच्चे को हेलमेट प्रदान किया गया है, तो ये 2
साइकिल की डिजाइन और हेलमेट की उपस्थिति साइकिलिंग की बिल्ट इन सेफ्टी को सुनिश्चित करते हैं। पर पर बच्चे का ना गिरना इस तथ्य पे निर्भर करता है कि बच्चे को साइकिल चलाने का कितना कौशल है। इसी प्रकार एक्स-रे उपकरण की डिजाइन का को सुनिश्चित करना, एक्स-रे उपकरण का एक शील्डेड रूम में स्थापित करना ऑपरेटर्स की सुरक्षा को तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब तक कि एक्स-रे ऑपरेटर्स को एक्स-रे उपकरण के संचालन से जुड़ी हुई सुरक्षा सावधानियों की संपूर्ण जानकारी ना हो। बिल्ट इन रेडिएशन सेफ्टी यानी अंतर्निहित विकिरण सुरक्षा के लिए हम उपकरण का डिजाइन सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। उपकरण की डिजाइन सेफ्टी सुरक्षित करने के लिए AERB एक्स-रे इक्विपमेंट के प्रत्येक मॉडल्स के लिए टाइप अप्रूवल जारी करती है। ये टाइप अप्रूवल एक्स-रे इक्विपमेंट के लिए निर्धारित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के में जारी विभिन्न टेस्ट के आधार पर एक्स-रे उपकरण की जांच करके जारी करती है। एक्स-रे उपकरण के विभिन्न टेस्ट्स में एक्स-रे उपकरण से ट्यूब हाउसिंग का लीकेज की जांच करना, कॉलीमीटर की डिजाइन को चेक करना, बीम फिल्ट्रेशन को चेक करना, केवीएमए और टाइमर स्टेशंस का कैलिब्रेशन चेक करना तथा उपकरण से जुड़े हुए सुरक्षा के पहलुओं की जांच करना आदि शामिल है। इसीलिए एक्स-रे फैसिलिटी के नियोक्ता को हमेशा AERB टाइप अप्रूव्ड एक्स-रे इक्विपमेंट की खरीद की सलाह दी जाती है। साथ ही एक्स-रे उपकरण की समय के साथ जांच को सुनिश्चित करने के लिए 2 सालों में एक बार एक्स-रे उपकरण की क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की सलाह दी जाती है। बिल्ट इन रेडिएशन सेफ्टी के दूसरे पहलू में एक्स-रे रूम की डिजाइन सुरक्षा को निर्धारित करना आवश्यक है। एक्स-रे उपकरण को एक शील्डेड रूम में स्थापित करना चाहिए। एक्स-रे उपकरण को की एक्स-रे कक्ष की दीवारों की मोटाई 23 सेंटीमीटर ब्रिक होनी चाहिए तथा एक्स-रे कक्ष के दीवार पर 1.7 mm की लेड लाइनिंग प्रदान की चाहिए। एक्स-रे उपकरण पर उपस्थित कंट्रोल पैनल की समक्ष उपस्थित प्रोटेक्टेड बैरियर और व्यूइंग विंडो के लिए 1.7 mm लेड लाइन प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक्स-रे कक्ष में फर्श से 2 मीटर से कम ऊंचाई पर कोई भी रोशनदान नहीं होना चाहिए। यह इस तथ्य को ध्यान में रख के निर्धारित किया गया है कि एक्स-रे कक्ष में एक्स-रे उपकरण से उत्सर्जित एक्स-रे किरणों से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को कोई भी अवांछित जोखिम ना हो। ऑपरेशनल सेफ्टी परिचालन सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि एक्स-रे डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी विकिरण सुरक्षा के प्रति जागरूक हों। ऑपरेटर प्रत्येक पेशेंट से मिलने वाली डोज को संग्रहित करता रहता है। अतः ऑपरेटर्स को सुरक्षा सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। विकिरण के बाह्य खतरों से बचाव के उपायों में समय, टाइम, डिस्टेंस दूरी, शील्डिंग परिरक्षण आदि का उचित उपयोग आवश्यक है। ऑपरेशनल सेफ्टी परिचालन सुरक्षा में पहला सिद्धांत है रिड्यूस टाइम यानी विकिरण के क्षेत्र में आप कम समय व्यतीत करें। यदि एक्स-रे रूम में यदि आपकी प्रेजेंस की आवश्यकता ना हो तो आप एक्स-रे रूम में ना रहें। एक्स-रे किसी मरीज का एक्स-रे लेते समय आप उसके फील्ड साइज को सीमित करके उपकरण को मरीज से एक निश्चित दूरी पर सुनिश्चित करके केवी और एमए का उचित चयन करके आप एक्स-रे ऑन टाइम को कम कर सकते हैं। नीचे के चित्र में डोज का एक समय के साथ रिलेशन संबंध को दर्शाया गया है। सपोज यदि किसी विकिरण सोर्स से 1 मीटर की दूरी पर एक्सपोजर दर 1 mR पर आवर है और यदि व्यक्ति उस विकिरण क्षेत्र में 1 घंटा व्यतीत करता है तो उसको मिलने वाला कुल एक्सपोजर 1 mR होगा। यदि वही व्यक्ति विकिरण के क्षेत्र में 2 घंटे व्यतीत करता है तो उसके मिलने वाला एक्सपोजर
2 MR होगा। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो व्यक्ति व्यक्ति को मिलने वाली डोज विकिरण के क्षेत्र में समय के साथ समानुपाती होती है। जितना समय आप अधिक व्यतीत करेंगे उतना ही आपको अधिक डोज मिलेगी। परिचालन सुरक्षा के दूसरे पहलू में विकिरण सोर्स से दूरी बनाकर रखें। जैसा कि पहले चित्र में दर्शाया गया है कि विकिरण सोर्स से उत्सर्जित एक्सपोजर दर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो दाईं ओर के चित्र में यदि एक व्यक्ति सोर्स से 3 फीट की दूरी पर रेडिएशन लेवल 100 एमरेम पर आवर प्राप्त करता है, यदि वह अपनी दूरी को दुगना करता है तो उस दूरी को दुगने करने से उसको मिलने वाला विकिरण का लेवल 1/4 यानी 25 एमरेम पर आवर हो जाता है। डायग्नोस्टिक एक्सरे उपकरण के संदर्भ में देखा जाए तो मोबाइल एक्सरे उपकरण के साथ में एक कंट्रोल केबल दी जाती है। इस कंट्रोल केबल को आप विस्तारित करके आप एक्सरे के दौरान मरीज से 2 मीटर की दूरी मेंटेन कर सकते हैं और इस प्रकार आप दूरी को मेंटेन करके एक्सरे से मरीज से उत्सर्जित एक्सरे से आप अपने सुरक्षा कर सकते हैं। ऑपरेशन सेफ्टी के तीसरे पहलू में है हाइड बिहाइंड शील्ड। मीन्स यानी आप उपकरण को हमेशा प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे से संचालित करें। जैसा कि प्रथम चित्र में दर्शाया गया है कि आप हमेशा उपकरण को प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे से संचालित करें। यदि यदि उपकरण को प्रोटेक्टिव बैरियर से संचालित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल इक्विपमेंट, सीआम इक्विपमेंट, उसके लिए आप एक्सरे इक्विपमेंट को ऑपरेट करते समय लेड एप्रॉन का उपयोग करें। ये ध्यान देने योग्य है कि लेड एप्रॉन मरीज से स्कैटर्ड रेडिएशन को 90% से अधिक कम कर देता है। इस स्लाइड में कैथलैब में यूज होने वाली अन्य प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे लेड स्क्रीन, फ्लैप्स आदि को दर्शाया गया है। जब भी आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कार्य करें तो लेड स्क्रीन, फ्लैप्स, लेड एप्रॉन्स, लेड ग्लव्स, थायराइड शील्ड आदि का इस्तेमाल करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम विकिरण को महसूस नहीं कर सकते। विकिरण के मापन के लिए हमको मॉनिटरिंग डिवाइस की आवश्यकता है। आयनकारी विकिरण को संवेदी अंगों जैसे आँखों से, त्वचा से, कानों से, जीभ से तथा नाक से महसूस नहीं किया जा सकता। आयनकारी विकिरण को के मापन के लिए हम किसी क्षेत्र में लेवल के नापन के लिए रेडिएशन सर्वे मीटर का उपयोग करते हैं तथा किसी व्यक्ति की विकिरण मात्रा को मापने के लिए टीएलडी बैज का उपयोग करते हैं। जबकि इसके विपरीत गैर आयनकारी विकिरण जैसे रेडियो वेव्स का पता मोबाइल में उपस्थित सिग्नल के द्वारा किया जा सकता है। जब भी आप विकिरण के क्षेत्र में कार्य करें हमेशा टीएलडी बैज का उपयोग करें। टीएलडी बैज विकिरण डोज के मापन की डिवाइस है। ये विकिरण से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। इस स्लाइड के माध्यम से टीएलडी बैज किन के द्वारा उपयोग करना चाहिए को दर्शाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में बताया है कि एक्सरे फील्ड के नियोक्ता द्वारा जो व्यक्ति एक्सरे उपकरण को संचालित करते हैं तथा वे चिकित्सीय कर्मचारी जिनकी उपस्थिति एक्सरे के दौरान मरीज के नज़दीक आवश्यक होती है को टीएलडी बैज दिया जाना चाहिए। मॉडलिटी वाइज अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कैथलैब में, सीआम में, फ्लोस्कोपी में सभी संलग्न ऑपरेटर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज, असिस्टेंट जो एक्सरे के दौरान सीआम रूम और कैथलैब में कार्य करते हैं को टीएलडी बैज दिया जाना चाहिए। सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी फिक्स्ड एक्सरे मशीन में एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट को टीएलडी बैज दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक है तो डॉक्टर्स को भी दिया जा सकता है। मोबाइल एक्सरे एंड पोर्टेबल एक्सरे में एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट या
जो भी ऑपरेटर एक्सरे इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं को टीएलडी बैच दिया जाना चाहिए। डेंटल मॉडल टीम में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो ऑपरेटर्स हैं, डेंटल टेक्नीशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं, को टीएलडी बैच दिया जाना चाहिए। मैमोग्राफी और बीएमडी मशीन्स में रेडिएशन लेवल बहुत ही कम होता है, अतः इन मॉडल टीम में कार्य करने वाले विकिरण कर्मियों के लिए टीएलडी बैच को देने की आवश्यकता नहीं है। अब इस स्लाइड में बताया गया है टीएलडी बैच का उपयोग कैसे करें। टीएलडी बैच के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि टीएलडी कार्ड को टीएलडी कैसेट में उचित तरीके से लोड करके उपयोग करें, केवल टीएलडी कार्ड्स का उपयोग ना करें। यदि आप एक्सरे रूम में कार्य करते समय अगर लेड एप्रॉन का यूज कर रहे हैं तो टीएलडी बैच को लेड एप्रॉन के अंदर पहनें। ये ध्यान रखें कि टीएलडी बैच एक्सरे रूम में और विकिरण के क्षेत्र में कभी भी ना स्टोर करें ना छोड़ें। स्टोरेज टीएलडी बैच के स्टोरेज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि सभी विकिरण कर्मी अपने टीएलडी बैच जब उसका उपयोग ना करें तो कंट्रोल कार्ड के साथ में ये सभी टीएलडी कार्ड्स को विकिरण मुक्त क्षेत्र रेडिएशन फ्री एरिया जनरली ऑफिस रूम में संग्रह करें। टीएलडी बैच के स्टोरेज के लिए आप रैक्स का या बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज कंट्रोल टीएलडी कार्ड? कंट्रोल कार्ड एक अतिरिक्त टीएलडी बैच है जो टीएलडी बैच एक स्टोरेज के प्लेस का बैकग्राउंड रेडिएशन यानी जो जिस प्लेस पर टीएलडी बैच को स्टोरेज किया जाता है उसका उस जगह के रेडिएशन लेवल के मापने का कार्य करता है। कंट्रोल कार्ड को कभी भी कंट्रोल कंसोल या कंट्रोल पैनल पर छोड़ने की बजाय एक विकिरण मुक्त क्षेत्र में संग्रहित करें। टीएलडी बैच जब किसी व्यक्ति विकिरण कर्मी की टीएलडी डोज एक त्रैमासिक अवधि में 10 मिलीसीवर्ट से अधिक रिपोर्ट होती है तो इसकी सूचना टीएलडी लैब के द्वारा एईआरबी को प्रस्तुत की जाती है। एईआरबी ऐसे सभी मामलों की निगरानी करता है और तथा एक्सरे फैसिलिटी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्सरे फैसिलिटी को विकिरण कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि प्रस्तुत किए गए अत्यधिक एक्सपोजर के 90% से अधिक मामले गैर वास्तविक हैं। इन गैर वास्तविक डोज का प्रमुख कारण टीएलडी बैच का गलत तरीके से उपयोग, जैसे टीएलडी का बिना कैसेट के उपयोग करना, टीएलडी कार्ड को गलत तरीके से कैसेट्स में लोड करना, टीएलडी बैच का लेड एप्रॉन के ऊपर आउटसाइड उपयोग करना आदि शामिल। और टीएलडी बैच के गलत तरीके से स्टोरेज में टीएलडी बैच को एक्सरे रूम में स्टोर करना, टीएलडी लगे हुए एप्रॉन को एक्सरे रूम में टांगना आदि शामिल है। ये सभी कारण 90% से अधिक गलत की मामलों को प्रस्तुत करते हैं। अतः आप सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सभी अपने टीएलडी बैच के प्रति जिम्मेदार बने। आप अपने को किस प्रकार से सही कर सकते हैं, इसके लिए आप 3 नियमों का पालन करें। टीएलडी कार्ड को कैसेट में उचित तरीके से लोड करके उपयोग करें। यदि आप लेड एप्रॉन का यूज कर रहे हैं तो टीएलडी बैच को लेड एप्रॉन के अंदर पहनें। टीएलडी बैच को एक्सरे रूम या विकिरण के क्षेत्र में कभी भी स्टोर ना करें, ना ही कभी अपने ड्यूटी आवर्स के बाद एक्सरे रूम आदि में उसे छोड़ें। यदि आपका टीएलडी कार्ड गलती से एक्सरे इक्विपमेंट से एक्सपोज हो जाता है तो इसकी सूचना टीएलडी लैब को एईआरबी को तुरंत दें, जिससे कि टीएलडी लैब आपके डोज को करेक्ट कर सके और एक गैर वास्तविक एक्सपोजर को कम किया जा सके और प्रत्येक तिमाही के बाद में अपना टीएलडी कार्ड्स की बदली करें।
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया AERB की वेबसाइट www.aerb.gov.in पर क्लिक करें। इस स्लाइड में मैं BARC से मान्यता प्राप्त TLD प्रोवाइडिंग लैब्स को दर्शाया गया है। दक्षिण क्षेत्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एवं लक्षद्वीप में स्थित एक्सरे फैसिलिटी के नियोक्ता TLD बैच के लिए अवेंटेक लैबोरेटरी से संपर्क करें। पश्चिम क्षेत्र में स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दीव में स्थित एक्सरे फैसिलिटी के नियोक्ता TLD बैच के लिए रेनेंटेक लैबोरेटरी से संपर्क करें। मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में स्थित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक्सरे फैसिलिटी की नियोक्ता TLD बैच के लिए अल्ट्राटेक लैबोरेटरी से संपर्क करें। इसी प्रकार से रक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक्सरे फैसिलिटी के नियोक्ता TLD बैच के लिए डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर से संपर्क करें। निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंपल सुरक्षा उपायों का पालन करके आप नैदानिक रेडियोलॉजी में एक्सरे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पेशेंट डोज को अनुकूलित करके आप मरीज की सुरक्षा के साथ साथ ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। TLD बैच का उचित उपयोग एक सार्थक रूप से गैर वास्तविक अत्यधिक एक्सपोजर के मामलों को सीमित कर सकता है। AERB के साथ हाथ मिलाकर आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। नियामक प्रावधानों की अधिक जानकारी के लिए AERB द्वारा जारी सेफ्टी कोड ऑन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का अध्ययन करें। धन्यवाद। आप हमसे पत्राचार के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से तथा टेलीफोनिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।